बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। और बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। बच्चों इससे पहले हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं वर्क को, एक एक पॉइंट उसका हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हम ये सीख चुके हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ये दोनों कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। तो अगर आपको ये आते हैं वेल एंड गुड, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उनको देख लें इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में, उसके बाद फिर आप इस टॉपिक पर आ जाएं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि पहले हमने देखा था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वहां हमने ये सीखा था कि एक पॉइंट ए से दूसरा पॉइंट बी तक हम एक बॉडी को मूव कराते हुए लेके जा रहे हैं। वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है डी, और उसके ऊपर एक फोर्स थी और वो फोर्स एक जैसी रही, ना उसने डायरेक्शन चेंज की ना ही उसने मैग्नीट्यूड चेंज किया। तो हम कहते थे ये कांस्टेंट फोर्स है। और इस कांस्टेंट फोर्स के साथ जो वर्क किया था वो था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब यहां इसका ऑपोजिट है। यहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम बॉडी को लेके जाएंगे, कुछ डिस्टेंस डी वो बॉडी कवर करेगी, लेकिन इस डिस्टेंस के दौरान उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही थी वो फोर्स एक जैसी नहीं है, वो फोर्स आपकी वेरी कर रही है। जो लफ्ज़ वेरिएबल है इसका मतलब होता है काबिल तब्दील, यानी जिसके अंदर तब्दीली आ सके, चेंज हो जो चीज़, ठीक है, उसे वेरिएबल बोलते हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है। अगर उसके ऊपर जो फोर्स है वो अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर ले या अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले या दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करे, तो ये वेरिएबल फोर्स कहलाएगी। और इस वेरिएबल फोर्स के अंडर जो वर्क होगा उसे कहेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। बच्चों यहां पर आपको दो मेथड से मैं ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। नंबर एक है हमारे पास इंटरवल मेथड, नंबर टू है ग्राफिकल मेथड। इंटरवल मेथड तो तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड में आके स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसकी स्पेशली डेरिवेशन क्योंकि बुक में भी प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी हुई, जस्ट एक ग्राफ बनाया हुआ है। तो अगर हमें ये टॉपिक में आ जाता है, कहीं क्वेश्चन बन के आ जाता है कि आप वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स फाइंड करें बाय ग्राफिकल मेथड, तो वहाँ स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सिवाय ग्राफ बनाने के अब हमारे पास कुछ मटेरियल नहीं होता। तो आपको डिटेल के साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर देख लेते हैं, हम इसको कैसे लिखेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सेम टू सेम वही चीज़ आपने लिखनी है। इफ़ अ फोर्स डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू अ डिस्टेंस डी, मैंने कहा था कि एक बॉडी कुछ फासला कवर करती है डी, और उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही थी वो फोर्स एक जैसी नहीं है, वो फोर्स चेंज हो रही है। चेंज तीन तरीकों से बताया था, चाहे वो डायरेक्शन चेंज करे, चाहे वो मैग्नीट्यूड चेंज करे, या फिर दोनों की मतलब चेंजिंग आ सकती है, फोर्स में भी, उसके मैग्नीट्यूड में भी और उसकी डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो ऐसी फोर्स को हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स एंड द वर्क डन बाय इट इज कॉल्ड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और ये वेरिएबल फोर्स जो वर्क कर रही है उस वर्क को हम कहेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ओके, अब हम यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि रियल लाइफ में कहाँ इसकी एग्जाम्पल पाई जाती है जहाँ पे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, तो जो दो एग्जाम्पल है हमारे पास बहुत ही सिंपल सी। एक ये है कि एक रॉकेट जिसको हम अपवर्ड मूव करा रहे हैं, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, ये मैंने अर्थ बनाई है और साथ में ये रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहा है। आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि दो मैसेज के दरमियान जब फासला बढ़ता है तो फासला बढ़ने से उसके ऊपर जो फोर्स है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉकेट जो है वो अर्थ की इस सरफेस से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मास ऑफ द रॉकेट जो है वो दूर जा रहा है अर्थ से। तो जैसे जैसे ये अवे मूव करेगा फ्रॉम द अर्थ, वैसे वैसे इसका फासला बढ़ता जाएगा और फासला बढ़ने से इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर्स कम होती जाएगी। आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला पढ़ा था, ये फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है? इन दोनों मैसेज के सेंटर्स के दरमियान फासला। एक मैस ऑफ अर्थ है, दूसरा मैस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, या जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमने थ्रो किया है, एक मिसाइल है। ठीक है, रॉकेट है, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अंडरस्टूड सी बात है, ये कुछ फासला तय कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने कुछ फासला तय किया और इसके ऊपर जो फोर्स थी वो वेरिएबल फोर्स थी।
जैसे जैसे ये अवे मूव करता जा रहा है इसके ऊपर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जा रही है। ये कुछ फासला तय कर रहा है और उस फासले के दौरान इसके ऊपर अप्लाई होने वाली जो फोर्स है वो एक जैसी नहीं रहती, वो अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है, तो हम कहेंगे ये वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स है। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे मास अटैच टू स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन 10th क्लास फिजिक्स का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक आपने पढ़ा था। वहां पर आपने ये देखा था कि एक जो स्प्रिंग है उसके साथ एक मास अटैच्ड है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इस स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है वो फोर्स वेरिएबल फोर्स होती है। ठीक है, और जब ये स्प्रिंग को हम यहां से खींचने के बाद रिलीज करते हैं, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के दौरान इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स है, वो अपना मैग्नीट्यूड चेंज करती है। कैसे चेंज करती है? हमने ये तो पढ़ा था ना कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या था? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब जरा गौर से सुनने, इससे क्या बात पता चलती है? ये है मीन पोजीशन। ये मैस मीन पोजीशन से जितना दूर होगा, जितना अवे होगा, उतनी ज्यादा उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगी। जैसे जैसे ये मैस इसके करीब आता जाएगा, इसका मीन पोजीशन से फासला कम होता जाएगा। और हम जानते हैं कि जब बॉडी का मीन पोजीशन से फासला कम होगा, इस बॉडी का ये जो साथ में अटैच है स्प्रिंग के, तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग के अंदर वो कम होती जाएगी। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होती जा रही है वो ऐसा ऐसा कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, यहां पर फोर्स मैक्सिमम होती है, यहां पर फोर्स आकर जीरो हो जाती है। रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब ये इस पॉइंट से जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं, ये इधर से इधर तक आता है, कुछ फासला तय करता है, और यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने तक इसके ऊपर जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो फोर्स अपना मैग्नीट्यूड चेंज करती है। तो क्या मतलब, किस तरह सीखेंगे हम? यहां पर ये देखें, वर्क हुआ वेरिएबल फोर्स के अंडर। कैसे? बॉडी ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फासला किया कवर, और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही थी वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही थी। कैसे? ये फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, ये बॉडी जैसे जैसे मीन पोजीशन से करीब आती जा रही है, ठीक है, इसका फासला मीन पोजीशन से कम होता जा रहा है, तो फोर्स भी कम होती जाएगी। यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम फोर्स होगी। यहां मीन पोजीशन के वो ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो मीन पोजीशन के ऊपर आते हुए क्या होगा? अब उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, एक्स जीरो है, तो इस सूरत में यहां पर फोर्स भी जीरो होगी। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जिसमें ये मैस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है, कुछ फासला एक्स कवर करता है, और इसके दौरान इसके ऊपर फोर्स एक जैसी नहीं थी, फोर्स वेरी करती रही। जैसे जैसे इस पॉइंट से इधर मूव करती रही है बॉडी, वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता रहा। ठीक है बच्चों, तो ये दो एग्जाम्पल जो हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका सीखना है। पहला तरीका था जी हमारे पास, वो था बाय इंटरवल मेथड। सेकंड मेथड जो है वो हमारे पास बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इंटरवल मेथड से स्टार्ट करेंगे बच्चों। पहले आपको मैं एक सिंपल सी आसान सी एक एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको ये टॉपिक समझने में आसानी होगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करती हुई जाती है, उसको मूव कराते हैं हम, और उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो फोर्स वेरी कर रही है, वो फोर्स तब्दील हो रही है, वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, वो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकती है, दोनों चेंजिंग आ सकते हैं। ठीक है, तो उस सूरत में हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं ना, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये फार्मूला सिर्फ आप उसी वक्त यूज कर सकते हैं जब आपकी फोर्स कांस्टेंट है। अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फोर्स है, फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करें, हम किस तरह से वर्क को कैलकुलेट करें? हम ये करते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए इस बॉडी ने जो फासला तय किया उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेंगे, इस तरह से कि एक पैच के अलोंग फोर्स कांस्टेंट हो जाए।
ठीक है, इतने छोटे छोटे पैचेस में हम इसको डिवाइड कर लेंगे कि एक पैच के अलोंग फोर्स कांस्टेंट हो जाए। जब फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी ना तो फिर हम उस पैच के अलोंग वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये एक रोड है जो इस तरह से है, पहले यूं होती है, फिर इसके ऊपर यूं चढ़ाई आ जाती है, फिर ये स्ट्रेट हो जाती है, फिर इसमें चढ़ाई आ जाती है। ये ऐसी एक रोड है, आपके पास एक साइकिल है और आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। ये आपने फासला तय किया, ठीक है, और आपने जो फोर्स लगाई वो आपकी फोर्स वेरिएबल है। किस तरह मैं समझाता हूं, देखिए ये एक जैसी सरफेस है, स्मूथ है, आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ी। एक जैसी फोर्स के साथ आप पॉइंट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ट्रेवल करके आगे आपने फासला तय किया डेल्टा डी एक्स वन, ठीक है, और ये इस पाथ के दौरान जो है वो आपको फोर्स तकरीबन कांस्टेंट रही, लेकिन जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे, आगे चढ़ाई है, अब आपको फोर्स बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, तब जाके आप इस चढ़ाई को चढ़ पाएंगे। तो देखिए यहां पर फोर्स आपकी कम थी, जब इसने इतने पाथ को आपने कवर किया तो यहां आपकी फोर्स बहुत ज्यादा हो गई, फोर्स में चेंज आ गया ना, फोर्स वेरिएबल हो गई। उसके बाद फिर आपके पास सीधा रास्ता आ गया, फिर आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगी, तो यहां से इस पाथ के दौरान आपकी फोर्स फिर कम होगी, यानी फोर्स तब्दील हो गई। फिर आगे जो है इस तरह का हमारे पास चढ़ाई वाला रास्ता आ गया, फिर आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगी। इस तरह से ये पॉइंट ए से बी तक जाते हुए आपने कुछ फासला तो तय किया, लेकिन इस फासले के दौरान जो आपके पास फोर्स थी, ये जो फोर्स आपने अप्लाई की थी वो एक जैसी नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। तो इस वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इस सारे पार्ट्स को ना छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे कि एक पैच के अलोंग जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहे। अब ये देखिए जी, ये सारा पाथ था डी कह लें आप उसको, उसका एक टुकड़ा ये है जिसको मैंने डेल्टा डी वन कहा, ठीक है। इसके दौरान फोर्स तकरीबन एक जैसी रही, कांस्टेंट फोर्स रही, सिर्फ इतनी। उसके बाद इस पॉइंट के बाद फोर्स बढ़ी है, इससे पहले नहीं बढ़ी, इससे पहले एक जैसी थी। तो हमने इस सारे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया। पहला पाथ डेल्टा डी वन, इस पाथ के दरमियान जो फोर्स है वो एक जैसी रही। अब मैंने बताया था कि ये जो वर्क का फार्मूला है ये आप उस वक्त लगाते हैं जब आपकी फोर्स कांस्टेंट होती है। अब सारी फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इतने से टुकड़े के अंदर ये फोर्स एक जैसी रही, कांस्टेंट रही, तो मैं इतने से टुकड़े में पहले वर्क कैलकुलेट करके रख लूंगा। फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाते हुए मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ी, ठीक है, और एक जैसी फोर्स, तकरीबन एक जैसी फोर्स मुझे लगाना पड़ी यहां से यहां तक जाने में। अब फोर्स भले ही इससे ज्यादा लगाना पड़ी मुझे, लेकिन इस पाथ के दौरान जो मैंने डेल्टा डी टू पाथ लिखा है, इस पाथ के दौरान मुझे फोर्स एक जैसी लगाना पड़ी, एक जैसी फोर्स रही तकरीबन, उस फोर्स का नाम रखा मैंने F2। तो इस पाथ के दरमियान फोर्स कांस्टेंट रही, एक जैसी रही, तो मैं यहां पर भी वर्क कैलकुलेट कर लूंगा। फिर आगे फिर फोर्स चेंज होगी, लेकिन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फोर्स मेरी सेम रही, क्योंकि फासला अब जो है, जो रास्ता है वो स्मूथ हो चुका है। तो फिर यहां पर फोर्स इतने रास्ते में कांस्टेंट है, तो इतनी फोर्स और इतने फासले को मैंने इसकी हेल्प से वर्क कैलकुलेट कर लूंगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ पैचेस में डिवाइड कर लिया मैंने डिस्टेंस को, और एक पैच के अलोंग जो फोर्स थी वो कांस्टेंट रही, ठीक है, और इन सब वर्क को मैं ऐड करके टोटल वर्क निकाल लूंगा, ठीक है। तो चलिए जी, अब मैंने आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दिया, अब हम बाकायदा तौर पे इसको जो है वो किस तरह से लिखेंगे पेपर में, मैं आपको वापिस साथ साथ बताता हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए इंटरवल मेथड में। ये आ गया हमारा इंटरवल मेथड। इंटरवल मेथड में आप ये बताएंगे कि एक बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है, कुछ फासला तय करती है, वो फासला कितना है जी, डी के बराबर, और उस दौरान जो फोर्स थी वो आपकी वेरी कर रही थी, फोर्स एक जैसी नहीं थी। तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते वर्क कैलकुलेट करने के लिए, लिहाजा हमने क्या किया, उस सारे के सारे डिस्टेंस को छोटे छोटे पैचेस के अंदर आपने डिवाइड कर दिया कि ये सारा डिस्टेंस डी जो है वो बराबर है डेल्टा डी वन प्लस डेल्टा डी टू प्लस डेल्टा डी थ्री। इस तरह छोटे छोटे पैचेस में आपने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमने सारे को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पैचेस के अंदर। इस तरह से डिवाइड करेंगे कि एक पैच के अलोंग फोर्स कांस्टेंट रही, और इन पैचेस के दरमियान जो फोर्स, इनके अलोंग जो फोर्स लगी, इसके अलोंग लगने वाली फोर्स का नाम रखा हमने F1, इसके दौरान फोर्स लगने वाली फोर्स का नाम रखा F2, इसके दौरान लगने वाली फोर्स का नाम रखा F3। हर पैच के अलोंग अलग अलग जो फोर्स लगती रही, ठीक है, उसके हमने अलग अलग नाम रखे, F1, F2, F3। ये पहले पैच में अप्लाई हुई, ये दूसरे पैच में, ये तीसरे पैच में। इस तरह से छोटे छोटे पैचेस में जो फोर्स अप्लाई होती रही उसको साथ में हमने लिखते गए, ठीक है। ओके, तो आपने क्या किया, सारे पाथ को
छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया और उन पैचेस के अलोंग जो फोर्स होगी F1, F2, F3, Fn तक जितने भी पैचेस हैं आपने उस फोर्स को भी साथ में मेंशन कर दिया। अब हमने ये बात याद रखनी है, ये इस तरह से हमने पैचेस बनाए हैं कि एक पैच के अलोंग फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स चेंज नहीं हो रही, क्योंकि जब तक फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी हम इस फार्मूले को यूज करते हुए वर्क कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। तो अब ये फोर्स कुछ एंगल भी बना रही होगी, एंगल भी चेंज हो सकता है। इसका एंगल को θ1 कहेंगे, इसके एंगल को θ2, इसके एंगल को θ3 कहेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करने के बाद हर पैच में अलग अलग से वर्क कैलकुलेट करना है। जब हर पैच का अलग से वर्क आ जाएगा, उन सब पैचेस के वर्क को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा हमें। बस इतना सा काम करना है हमने। ठीक है, ओके जी। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या होगी कि टोटल वर्क जो हमने कैलकुलेट करना है वो डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3, हर एक पैच के लोग जो वर्क हुआ ना, ठीक है, उसको ऐड करते करते आखिर तक जितने भी पैचेस हैं WN तक पैचेस हैं। ठीक है, तो WN वर्क वो है जो लास्ट आपका पैच है डेल्टा DN के लोग, जो फोर्स लगी वो FN, जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ डिस्टेंस वो कितना डेल्टा DN, और यहाँ पर जो वर्क है वो जी डेल्टा WN आ गया। ठीक है, तो सारा वर्क आपने कैलकुलेट कर लेना है। ओके, अब आपको पता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में ना हो, पैरेलल ना हो, फोर्स एक एंगल बना रही हो डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो फिर उस सूरत में वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? W = FD cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब फोर्स कंप्लीटली पैरेलल ना हो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, वो कुछ एंगल बना रही हो थीटा, तो फिर हम ये यूज करते हैं रिलेशन W = FD cos थीटा। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होते हैं तो फिर हम सिंपली FD यूज करते हैं, राइट। ओके, तो यहां पर जो है वो फोर्स कुछ एंगल बना रही है θ1, θ2, θ3, इसलिए हर पैच के लोग जो वर्क निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप पहले पैच का वर्क निकालेंगे। डेल्टा W1 वर्क किसके बराबर होता है? FD cos थीटा। यहां पर फोर्स क्या है? F1, तो लिखेंगे F1, और कितना डिस्टेंस कवर किया? डेल्टा D1, तो लिखेंगे डेल्टा D1, और cos ऑफ थीटा इस फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, फोर्स, डिस्टेंस एंड cos थीटा। थीटा क्या है? θ1, तो इसी तरह से आपके पास आया F1 डेल्टा D1 cos θ1। सेकेंडली, सेकेंड पैच का वर्क को W2 से डिनोट करेंगे, वो क्या होगा? F2 डेल्टा D2 cos θ2। ठीक है, इसी फॉर्मूले के मुताबिक, राइट। थर्ड जो है वो पैच हमारे पास, वहां पर जो वर्क होगा W3, उसको हमने लिखा F3 डेल्टा D3 cos θ3। चलते चलते हमारा आखिरी पैच वो कौन सा है? N नंबर वाला पैच। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? WN = FN डेल्टा DN cos θN। तो ये आपने हर पैच के अलोंग अलग अलग से वर्क जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ओके जी, अब आपने क्या करना है? ये सारा वर्क जो है वो इस फाइनल इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने पुट कर देना है। तो देखें यहाँ W1, W2, W3 इन सब की वैल्यूज में पुट करूंगा। W = ये W1 की वैल्यू F1 डेल्टा D1 cos θ1, ये W2 की वैल्यू, W3 की वैल्यू, चलते चलते लास्ट में WN की वैल्यू। ठीक है, अब इन सबको हमने ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम समेशन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा। देखिए जी, टोटल जो वर्क होगा वो आपके पास किसका बराबर होगा? सम ऑफ ऑल दीज वर्क। समेशन का साइन लगा दिया। अब इधर देखिए कैसे हम समेशन में लिखते हैं। ये F1 है, ये F2 है, फिर F3 होगा, F4 होगा, चलते चलते Fn। तो F के साथ हमने जनरल एक टर्म यूज कर दी I। ठीक है, फिर डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 सब के अंदर ये चलती जा रही है कॉमन टर्म है। जो 1 2 3 4 वेरी हो रहा है उसकी जगह पर हमने एक टर्म I यूज कर ली, DI। फिर cos θ1, cos θ2, cos θ3, चलते चलते cos θn, तो हमने एक जनरल टर्म यूज कर ली cos θi। ठीक है, तो इस तरह से हम फार्मूला लिख लेते हैं। अब हमने ये बताना है जी कितनी टर्म्स का सम है, पहली टर्म से लेकर आखिरी टर्म तक। पहली टर्म कौन सी है आपकी? 1 वाली। ठीक है, आखिरी कौन सी है आपकी? n वाली। तो I = 1 से लेकर n तक चलेगा ये। ठीक है, इनिशियल वैल्यू इसकी 1 है और ये कहां तक चलेगा? n नंबर तक चलेगा। तो ये तमाम टर्म 1 से लेकर n तक है, इन सब टर्म का सम आ जाएगा आपके पास। ओके, तो इस तरह से जो है वो आप वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो वर्क आप कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर एरर का चांस होता है। ठीक है, एरर क्यों आता है? ये जो आपका डेल्टा D है ना, ये जो आपने पैचेस, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया है इसको, अगर इस पैच की लेंथ ज्यादा होगी ना, तो इस पैच की लेंथ ज्यादा होने से वर्क कैलकुलेट करने में एरर आ सकता है। तो उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं डेल्टा D अप्रोच टू 0। ये क्या बताता है?
डेल्टा डी है वो हमारे पास पैच जिसकी लेंथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, लेंथ ऑफ अ पैच, ओके, उसको हम कम से कम कर देंगे। जितना पैच छोटे से छोटा रखेंगे उतना एरर कम आएगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो। आपने डेल्टा डी को इतना छोटा कर दिया कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो के इक्वल नहीं है मगर जीरो को अप्रोच कर रहा है, बहुत छोटा कर दिया आपने। तो इस सूरत में जो आपके पास एरर आएगा वो एरर बहुत ही कम आएगा। तो बच्चों, आपने वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स एक इंटरवल मेथड के जरिए सीख लिया, ठीक है। मैं जल्दी से इसको रिवाइज करता हूं। आपने करना क्या है, अपने माइंड में ये बात बिठा के रखें कि कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी ट्रेवल करके जाती है, कुछ डिस्टेंस कवर करती है डी। इस दौरान फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो फिर आप वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप उस डिस्टेंस को छोटे छोटे पैचेस में इस तरह डिवाइड करते हैं कि एक पैच के अलोंग फोर्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं, हर पैच के अलोंग वर्क को कैलकुलेट करने के बाद टोटल कर लेते हैं, सारे पैचेस का वर्क ऐड कर लेते हैं, तो आपके पास टोटल वर्क आ जाता है, ठीक है। वो टोटल वर्क आपका वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स होगा। ठीक हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल और एक आसान मेथड से हमने सीख लिया। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि रियल लाइफ में कोई ऐसी एग्जांपल है आपके पास, तो मैंने आपको ये दो एग्जांपल बता दी। एक मैस अटैच टू स्प्रिंग में जो मैस मूव करता है, जिसके अंदर स्टोरिंग फोर्स भरी हुई है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और उसने जो फासला तय किया वो अंडर द वेरिएबल फोर्स तय किया, ठीक है। ये एक मिसाइल है, एक रॉकेट है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वो अर्थ के सेंटर से दूर जाता जा रहा है, तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये भी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स एक जैसी नहीं है, तो ये भी हम कहेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। ओके जी, अब हम आते हैं जी, हमारा जो सेकेंड मेथड है ग्राफिकल मेथड। बच्चों बहुत ही आसान और सिंपल है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट चाहिए। देखिए, हमने जब पढ़ा था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, तो वहां पर हमने ग्राफ बनाया था, ठीक है। अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह का ग्राफ था, फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान। एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लिया था और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर यानी वाई एक्सिस के ऊपर हमने फोर्स ली थी। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो फासला कवर हुआ था, जो फासला तय हुआ था, उसको हमने डी कहा था, और इस डी फासले के दौरान फोर्स तब्दील नहीं हुई थी, एक जैसी थी, इसलिए आपको ये स्ट्रेट लाइन मिली, ठीक है। इस पूरे फासले के दौरान फोर्स चेंज नहीं हुई थी। तो हमने ये देखा था कि अगर आपने वर्क फाइंड करना है तो एरिया अंडर द ग्राफ आपको वर्क दे देगा। अब जरा देखिए, ये एक बॉक्स बना हुआ है, रेक्टेंगल समझ लें या आप उसको आप स्क्वायर समझ लें, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे मिलेगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया मिलेगा, और वही तो वर्क है। तो आपको यहां क्या सीखना है, आपको ये सीखना है कि जो एफ डी ग्राफ है ना, फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वर्क को। ये बात अपने माइंड में बिठा लो। एरिया अंडर द एफडी ग्राफ के अंदर जो एरिया है ना, वो एरिया क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जी वर्क को, राइट। तो अब आपने इस पॉइंट को माइंड में रखना है, मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा इसको। ओके जी, अब हम बढ़ते हैं कि हम ग्राफिकली किस तरह से वर्क को कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि एफ डी ग्राफ जो है उसके अंडर जो एरिया आता है वो वर्क के बराबर होता है, तो फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान आप सबसे पहले ग्राफ लेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और इसके दौरान जो फोर्स है वो वेरी करती रही। मान लीजिए पहले फोर्स ज़्यादा थी, फिर ग्रेजुअली फोर्स कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, यहाँ तक आए। अब इसके अंडर ग्राफ जो है, ये हमारा ग्राफ है, इसके अंडर एरिया कौन सा बनता है, ये एरिया। अब ये आ गया जी हमारे पास एरिया। ये एरिया जो है वो वर्क के बराबर है, मगर इस एरिया को कैलकुलेट कैसे किया जाए। ये कोई रेक्टेंगल नहीं है जिसका हमारे पास फार्मूला होता है जिसका एरिया फाइंड कर सकें, ये कोई स्क्वायर नहीं है जिससे हम फार्मूला लगा के उसका एरिया फाइंड कर सकें, ये कोई सर्कल नहीं है, ये कोई एलिप नहीं है, ये कोई पैराबोला नहीं है, कोई ऐसी प्रॉपर शेप नहीं है ये कि जिसकी हेल्प से, जिसका फार्मूला लगा के हम इसको फाइंड कर सकें। तो फिर किस तरह से इसके एरिया फाइंड किया जाए, ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस डी था ना, उसको छोटे छोटे
पैचेज में डिवाइड कर दे, जैसे यहाँ करते थे, वैसे इस सारे एरिया को ना छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना के डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ से एक रेक्टेंगल बना दें, इस पॉइंट से एक ऐसे। तो ये देखिए मैंने क्या किया, इसको सारे को ना ऐसे रेक्टेंगल्स की फॉर्म में ड्रा कर लिया। ठीक है, ऐसे इसको सारे एरिया को मैंने ऐसे रेक्टेंगल बना दी। ठीक है, ये हमारे पास पहली हाइट है, यहाँ से रेक्टेंगल सीधी नीचे ले जाए, फिर ये हाइट है, यहाँ से रेक्टेंगल सीधी नीचे ले जाए, फिर ये हाइट यहाँ से रेक्टेंगल बना के नीचे ले जाए, यहाँ से रेक्टेंगल बना के नीचे ले जाए ऐसे। अब ये देखें, ये सारे का सारा एरिया इन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पर मुश्तमिल है। अगर मैं इन सब रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के प्लस कर लूंगा तो मुझे इसका टोटल एरिया मिल जाएगा, और वही टोटल एरिया वर्ग के बराबर है। अब आप बात समझ गए हैं ना। तो देखिए मुझे क्या करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया फिर इस रेक्टेंगल का एरिया, इन सब रेक्टेंगल्स के एरिया निकालने हैं और इन सबको कर देना है ऐड। जब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो ऐड करने से मुझे मिल जाएगा जी फाइनल वर्क। समझ गए, टोटल एरिया मिलेगा, टोटल एरिया से टोटल वर्क मिल जाएगा मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं कि एफ डी ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, एफ डी ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वही मेरा वर्क होता है। ठीक हो गया, ओके जी। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया तो सबको पता है, लेंथ इनटू विड्थ। जो वर्टिकल लेंथ है वो एफ कॉस थीटा है और हर एक में वेरी कर रही है। ये देखिए ये डेल्टा D1 है, आपको मैंने सिखाया था डेल्टा D1 के अलोंग जो फोर्स है वो कितनी है, F1 cos थीटा 1। ये हमारा डिस्टेंस है D2, डेल्टा D2, इसके अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रही है वो चेंज है, वो क्या है, F2 cos थीटा 2। ये जो थर्ड है हमारा डेल्टा D3, इसके अलोंग जो फोर्स एक्ट हो रही है वो और है, वो क्या है, F1 cos थीटा, F3 cos थीटा 3। तो यहां पर जो फोर्स लग रही है, ठीक है, वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी लेंथ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये देख लीजिए वो कितनी है, F1 cos थीटा 1, इसकी लेंथ F2 cos थीटा 2, इसकी लेंथ F3 cos थीटा 3, इसकी विड्थ डेल्टा D1, इसकी विड्थ डेल्टा D2, इसकी विड्थ डेल्टा D3। अब एरिया निकालने का फार्मूला तो सबको आता है ना, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। इन सब का एरिया निकालिए। सबसे पहले आपने लिखना है जी डेल्टा A1, इसका एरिया जी डेल्टा A1 क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ क्या है, F1 cos थीटा, विड्थ क्या है, डेल्टा D1, तो ये F1 cos थीटा इंटू डेल्टा D1 आ गया। फिर इसका एरिया, ये भी रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू विड्थ होगा, लेंथ क्या है, F2 cos थीटा 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या है, डेल्टा D2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आपको इसका एरिया मिल गया। फिर जो थर्ड वाली रेक्टेंगल है यहाँ पर, इसका निकालेंगे हम एरिया। वो कैसे निकालेंगे जी, हम इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसकी लेंथ क्या है, F3 cos थीटा 3, विड्थ क्या है, डेल्टा D3। चलते चलते आप n वाले की भी निकालेंगे, मैंने यहाँ नहीं लिखी लेकिन आप लिखेंगे, वो क्या होगा, डेल्टा AN आखिरी वाला जो है हमारा, उसमें क्या होगा, Fn cos थीटा n, ये लेंथ हो जाएगी, और विड्थ क्या होगी, डेल्टा DN, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे आपने यहां पर इन सब का वर्क कैलकुलेट करने के बाद फाइनल वर्क निकालने के लिए सबको ऐड किया था और फार्मूले के जरिए ऐड किया, तो सेम टू सेम इसी तरह से आप इन सब एरियाज को ऐड करके पहले टोटल एरिया निकालो और वो टोटल एरिया वर्क के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन सारे एरियाज को चलते चलते एन तक मैंने कुछ स्किप किए हैं, आपने पूरे लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो डेल्टा ए एन तक निकाला, फिर उन सब को हमने लिखा, इस तरह लिखेंगे आप, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट डॉट डॉट, फिर डेल्टा AN तक। फिर उन सब की वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 प्लस F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2, चलते चलते आखिर तक Fn cos थीटा n डेल्टा Dn, ये लिखेंगे आप। ठीक है, और फिर उसका फार्मूला जैसे हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया था ये वाला, सेम टू सेम इसी तरह से फार्मूला लगाएंगे टोटल एरिया के लिए। और बच्चों वो जो टोटल एरिया का फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, ये टोटल एरिया बराबर होगा टोटल वर्क के। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, जब आप रेक्टेंगल्स बनाते हैं ना, देखिए हमारा जो एरिया था ना वो इस ग्राफ से नीचे नीचे था, लेकिन यहाँ पर इससे ऊपर भी कुछ आपको ये हाईलाइटेड एरिया नजर आ रहा होगा। ये है एरर, ये है एक्स्ट्रा वर्क जो हमने उसके अंदर कैलकुलेट कर लिया। ये रेक्टेंगल्स हमारी इस कर्व से बाहर आ रही हैं, इसका भी हल निकालना है हमें। इसका हल निकालने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ये हमारा एरर है जो इस वर्क के अंदर आया। तो क्योंकि हमारा एरिया तो सिर्फ अंडर द ग्राफ है, अब ये ग्राफ से बाहर का रीजन भी इसमें ऐड हो गया। उसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि आप इनके ये जो स्ट्रिप्स नजर आ रही है ना आपको रेक्टेंगल, इसकी विड्थ कम कर दें,
वो विड्थ कम कैसे होगी कि डेल्टा डी की वैल्यू रिड्यूस करते रहो। तो जब मैं डेल्टा डी की वैल्यू बहुत स्मॉलर ऐसे छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दूंगा तो ये वाला जो एरर है वो देखिए बहुत कम हो गया। अगर मैं इसको और कम कर दूं तो ये एरर यहां पर और कम हो गई। देखिए अब आपको बहुत थोड़े थोड़े से इसके ये जो है वो एजेस नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इसकी विड्थ होगी ना, डेल्टा डी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इसके अंदर एरर आएगा। ठीक है, और जितनी इसकी वैल्यू आप कम करेंगे डेल्टा डी की उतना इसके अंदर जो एरर है वो कम हो जाएगा। मैंने यहां पर भी आपको ये पॉइंट बताया था कि ये जो डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो हम लिमिट अप्लाई करते हैं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि आप जो वर्क कैलकुलेट कर रहे हो छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करके, उसमें पैच की वैल्यू इतनी स्मॉलर रखो कि वो अप्रोच करे जीरो को। उससे आपका वर्क एक्यूरेट मिलेगा, आपकी एरर जो है वो कम से कम होगी। ठीक है, तो इस तरह जब हमने इसको छोटे छोटे से स्टेप्स के अंदर चेंज कर दिया तो आपने देखा कि अब जो हमारी रेक्टेंगल है वो इस एरिया से ज्यादा बाहर नहीं आ रही, बिल्कुल माइनर सा चेंज आ रहा है। देखें, और उसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम इसकी जो डेल्टा डी की वैल्यू है वो हम और छोटी करते जाएं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।